हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। देखिएगा, हम इस वीडियो में देख रहे हैं जो कलाम के द्वारा यानी कलाम कोचिंग सीकर वाली है ना, उसके द्वारा 21 फरवरी को यानी 21 फरवरी को रीट का फाइनल टेस्ट लिया गया है, जिसमें रीट लेवल फर्स्ट भी है इंक्लूड और सेकंड भी। तो दोनों से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। देखिएगा, हम इसमें किस प्रकार क्वेश्चन करेंगे मैं वो जानकारी दे दूँ। जैसे कि आपको मालूम हो कि इससे पहले अभी 16 फरवरी को प्री रीट हुई थी। अब इसके बाद ये रीट फाइनल के नाम से ये कह सकते हैं पेपर लिया गया है। इससे पहले फाइनल टेस्ट नंबर 1 भी किया है हमने अपने ही चैनल पर। साथ ही साथ माइनर टेस्ट 10 किए हैं, मेजर टेस्ट 2 थे, फाइनल टेस्ट 2 है, ये दूसरे नंबर का है। तो ओवरऑल हमने सभी पेपर कर रखे हैं इसी चैनल पर। अगर नहीं देखे तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। बाकी हम देख लेते हैं क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे गए इस क्वेश्चन पेपर में। देखिएगा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, चाहे रीट लेवल फर्स्ट हो या सेकंड हो, सेकंड लेवल में दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तो साइंस में सब्जेक्ट आ जाती है और दूसरी आ जाती है SST। तो आपके 90 क्वेश्चन कॉमन है। 90 क्वेश्चन कौन कौन सी? एक तो CDP जैसे साइकोलॉजी बोलते हैं, उसके 30 क्वेश्चन। अगर फर्स्ट लैंग्वेज आपने हिंदी चूज की है तो उसके 30 क्वेश्चन। अगर सेकंड लैंग्वेज चूज की है संस्कृत, उसके 30 क्वेश्चन। इस प्रकार इन्हें सभी को जोड़ेंगे तो 90 क्वेश्चन तो सभी के कॉमन है, चाहे आप L1 से हो या आप L2 से हो। बाकी जो 60 क्वेश्चन होंगे वो अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं। लेवल फर्स्ट वाले के लिए EVS और मैथ हो जाता है। लेवल 2 साइंस मैथ वालों के लिए 30 क्वेश्चन साइंस और 30 क्वेश्चन मैथ। इसी प्रकार SST वालों के लिए 50 क्वेश्चन के लगभग SST के होते हैं, बाकी 10 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के। इस प्रकार डिवाइड कर रखे हैं। तो हम देख लेते हैं इस पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है जो पूछा गया है CDP यानी जो साइकोलॉजी से संबंधित। गेने ने अपनी जो पुस्तक थी दी कंडीशन ऑफ लर्निंग में सीखने के कितने प्रकार बताए थे? उन्होंने 8 प्रकार बताए थे, 8 स्टेजें बताई थी, जिनकी मैंने ट्रिक याद कर रखी है। SSC वर्सेज DCRP। शुरुआती होता है सीखना, वो आपका सिग्नल लर्निंग के थ्रू होता है, और लास्ट वाला होता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। शुरुआती 4 स्टेप होते हैं व्यवहार से संबंधित होते हैं, और लास्ट के जो 4 स्टेप होते हैं जो संज्ञानात्मक भाग से संबंधित होते हैं। ठीक है, इन क्रमों को स्टेप बाय स्टेप सीखा जाता है। यानी पहला सीख लिया, फिर उसके बाद वो कंप्लीट हो जाएगा तो सेकंड, फिर थर्ड, इस प्रकार सीखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, जो रॉबर्ट गेने ने ये सीखने की पदानुक्रम भी दी थी। सेकंड नंबर क्वेश्चन है बुद्धि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अगर आप देखेंगे सभी को तो इसमें 2 नंबर राइट हो जाएगा। बुद्धि की लंबवत वृद्धि है वो जीवन पर्यंत होती है, ये गलत है। क्योंकि हम भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि मोस्टली यही देखा जाता है कि किशोरावस्था में आपकी जो भी बुद्धि है उसका सभी कह सकते हैं विकास हो जाता है जितना होना होता है। ठीक है, तो ये जीवन पर्यंत नहीं होती है। इसी प्रकार ये ऑप्शन नंबर 2 गलत है। बाकी सभी जैसे बाकी सभी सही है ऑप्शन, जैसे बुद्धि वंशक्रम वातावरण की देना, ये बात सही है। जो बुद्धि होती है वो लिंग भेदभाव नहीं करती है, ये भी सही है। बुद्धि पर किसी भी समूह या जाति का जन्म सिद्ध अधिकार नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है। बाकी सभी सही थे। बालक सृजनात्मकता योग्यता रखता है यदि वह, तो हम ये कहेंगे कहीं ना कहीं वो जिज्ञासावश प्रश्न पूछता हो, यानी उसे जानने की इच्छा हो, जिसे क्यूरोसिटी बोलते हैं। तो ये वाला तो सही है। बाकी ये अधिक नंबर प्राप्त करना, आज्ञाकारी गृह कार्य पूरा करना, कच्चा में अनुशासन भंग करना, ये वाली विशेषताएं नहीं होंगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही था, बाकी गलत है। एक अवधारणा यानी एक अवधारणा जो उसका समग्रता के रूप में अध्ययन करके सीखा जा सकता है, यह कथन किस सिद्धांत पर आधारित है? गेस्टोल्डवादी पढ़े होंगे जो कॉलर मैक्स वर्दीवर, उनकी थ्योरी को इनसाइड पुल थ्योरी कहा जाता है, या इनसाइड यहाँ पर दे रखा है बाई इनसाइड लर्निंग कंडीशन। तो ये उन्हीं से संबंधित पूछा था। समग्रता मतलब वही गेस्टोल्डवादी होते हैं, या पूर्णाकार भी बोल देते हैं इसे ही। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शनों की बात करें, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन की बात करते हैं कहीं ना कहीं स्किनर, और प्रयत्न एवं त्रुटि ये थॉर्नडाइक, और शास्त्रीय अनुबंधन पावलर। नेक्स्ट देखिएगा कि मनोसामाजिक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी होगी, जिसे बोलते हैं संपूर्णता बनाव निराशा। ये आपकी मनोसामाजिक, जैसे आप कहते हैं इंग्लिश में साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी है, ये आपकी एरिक्सन के द्वारा दी गई थी। और एरिक्सन थे वो सिगमंड फ्राइड के शिष्य रहे हैं। ठीक है, बाकी एरिक्सन ने 8 अवस्थाएं बताई थी, जिनमें से 1, 4, 5 ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। पहली होती है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। 4 नंबर की होती है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी, जो बाल्यावस्था से संबंधित होती है। बाकी 5 नंबर की होती है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, जो किशोरावस्था से संबंधित होती है। पहली नंबर की थी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ये शैशवावस्था से संबंधित होती है। नेक्स्ट देखिएगा कि किसी भी प्रकार की असमर्थता के बावजूद सभी बच्चे निम्न में सक्षम होते हैं, वो होंगे सीखने में। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति है वो परीक्षण केटल द्वारा तैयार किया गया व्यक्ति परीक्षण था? यानी जो केटल था ना, RB केटल, इसने क्या किया था, जो ऑलपोर्ट के सिलिकॉन थे ना उसे कम करते हुए ये 16 पे ले आया था। इसे बोले 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली, जिसे 16 पर्सनल फैक्टर क्वेश्चनरी बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भाई अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है?
तो इसका मतलब जुनून, जुनून का मतलब पैशन होता है, ये आपका इंटरनल होता है, ठीक है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, बाकी सभी बाह्य हो जाएंगे ये। नेक्स्ट देखिएगा, प्रतिभाशाली बच्चे किस संदर्भ में बेहतर होंगे? हम ये कहेंगे वो समस्याओं को हल करने की योग्यता रखते हैं, इस वजह से प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो बेहतर होंगे। टर्मन तो ये कहते हैं जिनकी भी बुद्धि लब्धि कितनी हो 140 से ऊपर होती है वो सभी बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा कि अवसारी चिंतन की विशेषता है कि ये आत्मनिष्ठ होती है, यानी सब्जेक्टिविटी होती है। ये मतलब जो कह सकते हैं अवसारी चिंतन रखते हैं वो व्यक्तिगत होता है, ठीक है। तो ये बात सही है, आत्मनिष्ठ होता है। यह विशेषता सृजनात्मक बालक में पाई जाता है, ये बात सही है। ये आगमन पद्धति से संबंधित और अन्वेषणात्मक होता है, ये भी बात सही। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नए लक्ष्यों की ओर ऊर्जा या उन आक्रामक लक्ष्यों का पुनः निर्देशित करना जो अक्सर कलात्मक, बौद्धिक या सांस्कृतिक लक्ष्य होते हैं कहलाता है। ये सभी चीज़ें ना उदात्तीकरण से संबंधित है, जिसे सब्लिमेशन कहते हैं। यानी समायोजन की जब हम युक्तियाँ पढ़ते हैं तो उसमें समायोजन की युक्ति में सबसे बेस्ट विधि यही मानी जाती है। इसमें आप अपनी गलतियों को मानते हैं कि हमने गलती की है और आप कोई दूसरा रास्ता बना लेते हैं, यही होता है उदात्तीकरण। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। एक समूह के समाजमिति विश्लेषण का उपयोग व्यक्तित्व मापन की किस विधि में किया जाता है? जब भी समाजमिति की बात आएगी तो जो जेल मोडेरेनो दी थी, सोशियोमेट्री बोलते हैं इंग्लिश में, तो समाजमिति है ये आपकी आएगी वस्तुनिष्ठ विधि में, क्योंकि आत्मनिष्ठ विधि या व्यक्तिनिष्ठ विधि में आती है। जैसे केस स्टडी हो गई और प्रश्नावली होगी, साक्षात्कार हो गया और एक और आता है कोई, ठीक है, और यानी साक्षात्कार आता है सर, वो भी बता दिए। केस स्टडी और आपका केस स्टडी हो गया, आत्मनिष्ठ विधि हो जाती है, और इनके अलावा प्रश्नावली इसी में आ जाती है। तो ये आती है आपकी व्यक्तिनिष्ठ में। आत्मनिष्ठ वो व्यक्तिनिष्ठ में, वस्तुनिष्ठ में आती है, जैसे कि आपकी समाजमिति हो गई और बाह्य निर्देशन हो गया, परिस्थिति यानी सिचुएशन, स्थिति होती है कोई, वो आती है इसी में, इन्हीं के अंडर में। और बाकी परीक्षण में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। सॉरी, परीक्षण में क्यों आएगी, प्रक्षेपी में आएंगी बहुत सारी चीज़ें, जैसे SCT, WAT, ड्रॉ इवेंट टेस्ट, TAT, ये सभी आती है, ठीक है। ओवरऑल इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं प्रक्षेपी अप्रक्षेपी विधियों को लेकर। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन है? ओवरऑल देखें तो देखिए वृद्धि केवल मानसिक होती है, ये बात गलत है। आनुवंशिकता अधिगम को यानी अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती, जबकि प्रभावित करती है, ये भी गलत। विकास केवल एक मात्रात्मक प्रक्रिया, विकास नहीं वृद्धि होती है, तो ये भी गलत। तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि अधिगम व्यवहारिक परिवर्तन की प्रक्रिया होती है, ये स्टेटमेंट सही है। बांडुरा के सामाजिक अधिगम के 4 सिद्धांत कौन से थे? अवदान, प्रतिधारण, पुनरुत्पादन, प्रेरणा, जिसे बोलते हैं अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन। रीट 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। रीट पात्रता और कराई थी प्री रीट के नाम से कलाम ने, तब इसे पूछा था 2021 में। इसे फिर जो मेन एग्जाम हुई थी, मेन एग्जाम मीन्स ये है कि जो बोर्ड के द्वारा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 2021 में करवाई गई थी, जो पेपर लीक हुआ था, उसी में ये क्वेश्चन पूछा था। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, समायोजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सही नहीं है? ये भी बता दूं, ये RPSC 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या पूछा है कि समायोजन है वो क्या है? एक समस्या समाधान है, ये बात सही है। ये संतुलन प्रदान करता है, ये भी बात सही है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, जबकि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ये भी RPSC सेकंड ग्रेड 2018 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा कि स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभवों का सहायक होना किस प्रकार के अधिगम अंतरण का उदाहरण होगा? जब भी हम पूर्व ज्ञान है वो हमारे वर्तमान में सहयोग करता है या सहायता करता है, तो उसे पॉजिटिव लर्निंग ट्रांसफर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, मैस्लो की आवश्यकता सोपान की कचरण नहीं है। देखिएगा, अब्राहम मैस्लो कहते हैं कि मनुष्य अगर समाज में रहता है तो उसे कुछ आवश्यकता होती है, तो वो 5 आवश्यकता बताई थी, जिन्हें बोलते हैं P/S के नाम से। देखिएगा, पहली होती है फिजिकली आवश्यकता, जिसे जैविक कहते हैं, जैसे भूख प्यास, तो ये तो दे रखी है ऑप्शन नंबर 1 में। दूसरी होती है सेफ्टी, तो ये भी दे रखी है सम्मान की। तीसरी होती है लव, तो लव तो वाली देनी रखी है इस ऑप्शन में। ई होती है एस्टीम, जैसे सम्मान की कहते हैं, ये दे रखी है। और बाकी लास्ट होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तो ये दे रखी है। तो हम ये कहेंगे कि जो व्यवहारिक आवश्यकता है ना, अब्राहम मैस्लो की जो 5 आवश्यकता है उसमें इसे इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी ये संबंधित ही नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्न प्रकार की चर्चा किसने की है? ये यूपी टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2016-17 का होगा कोई क्वेश्चन, उसे बार बार पूछा जाता है। ये है केनन। हालांकि व्यक्तिगत चैप्टर पढ़ते हैं ना, उसमें दे रखे ये, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये एग्जाम में उसमें पूछा है, फिर उसके बाद है ये बाद में सभी एग्जाम में पूछने जाने लगा है ये क्वेश्चन। बाकी क्रेसमैन ने 4 प्रकार बताए थे, स्पेंजर ने 6, जुंग ने 2, फिर बाद में एक और जोड़ दिया था, 3 हो गए थे। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, या 3 नंबर। नेक्स्ट देखिएगा, पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी थी?
ये दी थी आपके सेल्फगार्ड ने। इन्होंने कहा था जिनकी भी शैक्षिक उपलब्धि 85 यानी 85 से कम है तो वो आपकी शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े बालक माने जाएंगे। उन्होंने एक सूत्र भी दिया था शैक्षिक उपलब्धि का, जिसे बोलते हैं एजुकेशनल क्वाटिएंट बराबर EA यानी एजुकेशनल एज अपॉन मानसिक यानी मेंटल एज इंटू करेंगे 100। ये वाला फॉर्मूला दिया था किसने, सेल्फगार्ड ने। नेक्स्ट देखिएगा, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार मूल प्रवृत्तियाँ किस मन में पाई जाती हैं। जब भी मूल प्रवृत्तियों की बात होगी वो अच्छी तरह मन में रहती है। ये सिग्मंड फ्रायड के द्वारा कहा गया था, इन्हीं के द्वारा ये मनोलैंगिक विकास सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, 21 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निर्धारित किए गए लक्ष्यों में वर्ष 2025 तक किस कक्षा तक प्रत्येक बालक को मूलभूत साक्षरता संख्या ज्ञान प्राप्त कराने का लक्ष्य रखा गया है। वो क्लास 3 तक रखा गया है, जिसे FLN बोलते हैं। इसे बोलेंगे FLN को इंग्लिश में फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। तो ये वाली जो FLN है वो कक्षा 3 तक हमें कंप्लीट करा देनी चाहिए 2025 तक। यही चीज़ें दे रखी थी क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखिएगा, प्याजी के नैतिक विकास सिद्धांत अनुसार किशोरावस्था, देखिएगा ये संबंधित हो जाएगी जो स्वायत्ता नैतिक अवस्था होती है ना, यानी स्टेज ऑफ ऑटोनोमस मॉरलिटी, तो ये आपकी किशोरावस्था से संबंधित होती है। अगर हेट्रो की बात करता तो फिर ये आपकी बाल्यावस्था से संबंधित होती है, लेकिन अगर पूछा किशोरा तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। रॉस के अनुसार विकास की कौन सी अवस्था मिथ्या परिपक्वता अवस्था कहलाती है, वो उत्तर बाल्यावस्था होती है, लेकिन ऑप्शन दे रखा है बाल्यावस्था, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। यानी झूठी परिपक्वता होती है ये उत्तर बाल्यावस्था के उम्र के बच्चों में। नेक्स्ट देखिएगा कि ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी चिंतन की एक विधि नहीं है। अगर आपने मेरे क्वेश्चन देखे हो प्रीवियस जो भी मैंने कराए हैं, ये एस्टेट TGT या तो 2018 का ये क्वेश्चन, या हो सकता है 2019 का हो, या 20 का भी हो सकता है। मैंने क्योंकि कराए हैं तो मुझे मालूम है ये उसमें पूछा है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा पूछा था, कौन सी चिंतन की एक विधि नहीं है। विधि नहीं मतलब ये कि उन्होंने 3 प्रकार बताए थे, तो उनमें से कौन सा प्रकार नहीं है, तो वो हो जाएगा आंकिक, जिसे बोले न्यूमेरिकल। ब्रूनर का जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है ना, ये जीन प्याजी की सभा नहीं है, क्योंकि ये आपके रचनावादी कहलाते हैं। तो इन्होंने 3 स्टेज बताई थी, इनएक्टिव, और दूसरी होती है आइकॉनिक, और इसमें देरी रखी है, आइकॉनिक की जगह पे सिमिलर वर्ड दिया है विजुअल इमेज। बाकी तीसरी होती है सिम्बॉलिक। ये 3 अवस्थाएं 1, 2 और 3। और ध्यान रखना विजुअल इमेज को ही हम आइकॉनिक स्टेज बोलते हैं, ये 2 नंबर की होती है। यह दोनों एक ही बात है, ऐसे ही बोल सकते हैं। इन्होंने SSCD की बात की है, यानी इसके पोल्डिंग शब्द इन्होंने दिया था। स्पाइरल करिकुलम की बात की है, ये भी एस्टेट में पूछा हुआ है। ये बताइएगा कि ब्रूनर द्वारा जो बच्चों के करिकुलम होते हैं उन्हें किस प्रकार का होना चाहिए, तो वो कहते हैं स्पाइरल होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन एस्टेट में ही पूछा है। बाकी डी का मतलब डिस्कवरी अप्रोच है, खोजोपागम की खोज यानी खोजोपागम की प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, वो आपके ब्रूनर ही माने जाते हैं। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन था, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है 25, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6 वर्ष से अधिक उम्र वाले बालक को जो किसी भी स्कूल में प्रवेशित नहीं रहा है, ऐसे बालक को किस कक्षा में प्रवेश किया जाएगा, उसकी आयु के अनुसार करेंगे उसे। अगर आप धारा नंबर 4 पढ़ेंगे RT एक्ट की, तो उसी में दे रखा है कि बच्चा जितनी उम्र का है तो निश्चित तौर से उसी उम्र के हिसाब से क्लास में एडमिशन दिया जाए। तो ये RT एक्ट 2009 और ये RPSC फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा स्थूल चलन कौशल का उदाहरण नहीं है, वो हो जाएगा ब्लॉक बनाना। क्योंकि स्थूल चलन कौशल वो होते हैं जिन्हें हम ग्रॉस मोटर बोलते हैं, यानी हमारे शरीर की सभी मसल्स काम करें, जैसे उछलने में, दौड़ने में, कूदने में। ब्लॉक बनाने में इसमें केवल हमारी आंखें काम करेंगी, और जिस चीज़ से बना रहे हैं हाथ से तो वो काम करेगी, तो ये सूक्ष्म में आ जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 ढांचे मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है, यानी NCF 2005 की बात कर रहा है। अगर इन सभी को देखें तो हम ये कहेंगे अधिगम की रटना विधि को सुविधाजनक बनाना चाहिए। रटने जैसी बात NCF 2005 में नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, अन्य राज्यों के परिचयात्मक भ्रमण द्वारा बालकों के व्यक्तित्व विकास करने के उद्देश्य से किस योजना का प्रारंभ किया गया है, वो है अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। जो भी राजस्थान की बाल कल्याणकारी योजना है ना, ये वहाँ से क्वेश्चन बनाया है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन सी क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है। अगर आप देखें तो ये क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है, ये गलत है। कोई भी सिद्धांत वगैरह नहीं बनाता है, क्योंकि ये स्कूल से संबंधित समस्याओं का समाधान करता है, ना कि कोई शोध जैसी चीज़ें करता है। तो ये तीनों सही थे, गलत हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना होता है। या तो ये 2018 रीटी में पूछा है, या फिर 2022 की भर्ती में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है।
देखिएगा, जिन्होंने भी भाषा फर्स्ट के रूप में हिंदी चूज की है तो ये उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन है। अगर आपने भाषा सेकंड में सकते हैं सेलेक्ट की है भाषा या चूज की है तो भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा अंतर होता नहीं है, 4 से 5 नंबर का अंतर आता है, बाकी सभी चीज़ें सेम होती हैं। शुरुआत में तो आपको एक अध्यायांश ही दे रखा है, ये वाला जितना दिखाई दे रहा है 31 से लेकर 35 तक, इसी के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देखते चलिएगा। जैसे 31 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, इस प्रकार के क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। रिपीट मीन्स ये कि बार बार पूछ लिए जाते हैं। जैसे किस शब्द में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। अगर आप सभी शब्दों को ध्यान से देखें तो देखिएगा वो हो जाएगा प्रधानता, क्योंकि इसमें प्रत उपसर्ग हो जाएगा, ता प्रत्यय हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, दिग्दर्शन में संधि कौन सी होगी। कहीं ना कहीं एक ग दिखाई दे रहा है ना आधा, ये क का ग हो जाता है, ये आपकी व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाता है। यानी इसका संधि विच्छेद करेंगे कुछ दिग प्लस दर्शन होगा, तो इसका तीसरा बना हो जाता है, ये व्यंजन संधि की एक उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमें पूछा था कौन सी संधि हो जाएगी, तो उसमें हो जाएगी व्यंजन संधि, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। मौखिक शब्द का विलोम क्या होगा, मौखिक का हो जाएगा लिखित, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, तत्सम और तद्भव की दृष्टि से सुमेलित युग्म नहीं है, यानी जो गलत है वो बताना है। अगर आप इन सभी को देखेंगे ध्यान से तो जो आश्चर्य है ना ये तो सही है, लेकिन आसरा नहीं होता है। ठीक है, तो इस वजह से ये गलत हुआ है। बाकी श्रृंगार श्रृंगार होता है, दृष्टि तिथि होता है और पूर्ण का पूरा होता है, ये तो सभी सही थे। जो गलत हो जाएगा 3 नंबर। कौन सा शब्द विशेषण है, तो वो हो जाएगा जूटी, ये बात सही है। नेक्स्ट देखिएगा, सेकंड का अध्यायांश दे रखा है, 36 से लेकर 40 तक आपको इसी के आधार पर आंसर देने होंगे। एक बार गद्यांश देखना चाहो तो देख सकते हैं, ये गद्यांश है आपका। ठीक है, तो आप क्वेश्चन देख लीजिए डायरेक्टली। जो 36 नंबर क्वेश्चन है ना वो इस प्रकार पूछा है, ये कह रहा है प्रेम में पूर्ण व्यभिचार से शांति प्राप्त हो जाती है, तो रेखांकित पद का उपयुक्त अर्थ बताइए। यानी व्यभिचार का मतलब क्या होगा। वैसे इसमें संधि कौन सी होगी होता है, यण बी प्लस अभिचार, सही है ना, क्योंकि यड़ में ई को यड़ चाहिए, ई का वो हो जाता है, सॉरी ई का ये हो जाता है, जो छोटी ई है ना इसका ये हो जाएगा, तो कुछ ये इस प्रकार नहीं बनेगा। और इस व में यानी व और यह है ना इसमें आके ये अ मिल जाएगा, तो ये कुछ व्यभिचार, यानी बी माने बुरा, अभिचार माने आचरण, बुरा आचरण, तो इसमें हो जाएगा निकृष्ट आचरण, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। देखो अच्छी दौड़ होती है तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगी। ठीक है, और बाकी ये प्रेम है, अच्छा गुण है, अच्छा रूप है, तो ये सभी हो जाएंगे पुल्लिंग सभी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है 38 नंबर पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द है जो सदैव दोनों वचनों में एक सा रहता है या एक समान रहता है, तो वो प्रेम रहेगा। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो एक समान रहते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है प्रेम में पूर्ण व्यभिचार से शांति प्राप्त हो जाती है, बाकी में कौन सा काल होगा, ये चयन कीजिएगा। ता है ती आ जाते हैं मोस्टली, सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, वस्तु शब्द का बहुवचन होगा, जो माइनर और मेजर टेस्ट किए तो उसमें दे रखा था वस्तु है, तो ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, उसमें भी पूछा था। क्वेश्चन नंबर 41 है कि पूरे वर्ष अभ्यास करने वाला छात्र, अंडरलाइन जाके रुकिए छात्र पर, और परीक्षा में अवश्य सफल होंगे, पदबंध कौन सा है। जब भी जहाँ पर अंडरलाइन खत्म होती है तो छात्रा अपने आप में एक जातिवाचक संज्ञा है, तो इसमें संज्ञा पदबंध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, किस भाषा से राजस्थानी का उद्भव हुआ है, यानी राजस्थानी जो भाषा है ना, राजस्थानी का उद्भव हुआ है, तो ये कौन सी भाषा है, तो इसमें हो जाएगी आपकी स्वरसेनी अपभ्रंश, यही सबसे ज़्यादा प्रमाणित मानी जाती है, जो साक्ष्य मिले उस आधार पर। क्वेश्चन नंबर 43 है, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई भी दूसरा उपवाक्य होता है उसे क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य में होता है ऐसा काम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, और ये कह रहा है कि समय पर भोजन करोगे तो स्वस्थ रहोगे, ये वाक्य अर्थ की दृष्टि से कैसा है, तो कहीं ना कहीं ये संकेतार्थक ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें कह रहा है सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, व्याकरण की दृष्टि से उपयुक्त वाक्य में उद्देश्य क्या होगा, तो सूर्य ही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, क्योंकि जो भी कर्ता होता है ना वही होता है उद्देश्य। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें बताना है
किस क्रमांक में मुहावरे के सामने उसका सही अर्थ लिखा हुआ है? आंखें बचाना, प्रेम करना, ये बात तो सही है। उंगली उठाना, भेद प्रकट करना, ये भी बात सही है। कान में तिल डालना, हर किसी के कहने पर भरोसा कर लेना, तो फिर यही राइट आंसर हो जाएगा। चांदी का जूता मारना मतलब धन देकर यानी काम करवाना, ऐसा नहीं होता सेंसेस का। तो ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एडगर डेल के अनुभव शंकु शीर्ष में आधार की ओर जाने पर निम्न में से कौन सा शिक्षक का सूत्र या सिद्धांत सही नहीं है? उन्होंने इस प्रकार एक कौन बताई थी, कौन मतलब अनुभव शंकु। अगर ऊपर से नीचे आते ना तो इसमें हमें प्रत्यक्ष चीज़ें ज़्यादा होती हैं। ऊपर की साइड जाएंगे तो इसमें आपको जैसे संकेत, इन चीज़ों का ज़्यादा रोल रहता है। ओवरऑल कहा जाए ना, ऊपर से नीचे आते ना, इनमें सभी चीज़ें प्रत्यक्ष होंगी और स्थूल होंगी, मूर्त होगी, इस प्रकार की। ऊपर की साइड जाएंगे तो इसके विपरीत होती जाती हैं। तो केवल हमें ये बताना है कौन सा एक शिक्षक का सूत्र नहीं होगा या सिद्धांत नहीं होगा। गजब का ही क्वेश्चन है। एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो विशिष्ट से सामान्य वाला गलत है, क्योंकि ये सामान्य से विशिष्ट होता है, ऊपर से नीचे की क्रम में आएंगे तब। देखिएगा, अमूर्त से मूर्त की ओर आ रहे हैं नीचे की साइड। जटिल यानी ऊपर की तरफ जटिल होती है, इधर की तरफ सरल होती है, क्योंकि मूर्त चीज़ें हैं, प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं तो वो सरल हो जाती हैं। बाकी ऊपर की चीज़ें स्थूल होती है, नीचे की साइड आएंगी तो वो सूक्ष्म होती जाती है। गजब का ही क्वेश्चन था। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, असुमेलित का चयन कीजिएगा। प्रायोजना विधि है वो जॉन डीवी ने नहीं दी थी, तो किसने दी थी? वो आपकी किलपैट्रिक ने दी थी। सही है ना? तो सही है, यही राइट आंसर हो जाएगा। बाकी किल विधि को किससे संबंधित है? किंडरगार्टन, ब्राउवेल से, अनुसंधान, आर्मस्ट्रांग से। ये सही थे, गलत हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। देखिएगा, अगर प्रायोजना विधि के जनक पूछा जाता ना तब तो किलपैट्रिक आता है, लेकिन इसके विचारक कौन माने जाते हैं तब ऐसे क्वेश्चन बनता है ना कि प्रायोजना विधि के प्रचारक कौन है, या ऐसे ही पूछा जाता है। ऐसा क्वेश्चन बना है तो अब जॉन डीवी ही होता है इसका आंसर। लेकिन इसके प्रायोजना विधि के जब जनक की बात की जाती है या प्रवर्तक, तब किलपैट्रिक राइट आंसर आता है। नेक्स्ट देखिएगा, 49 नंबर, गद्य से जड़ में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि कौन सी है? रीट 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसे उद्बोधन विधि कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, हर्बर्ट की पंचपदी उपागम में कौन सा सोपान नहीं है? प्रस्तावना होता है, प्रस्तुतिकरण सामान्य, लेकिन मूल्यांकन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, 51 नंबर कुछ इस प्रकार पूछा है कि भाषा की शिक्षा में उच्चारण तथा भाषण देने की कला सिखाने में किस यंत्र की सहायता ली जाती है? तो वो ग्रामोफोन की सहायता ली जाती है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी भी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है। यह कथन कौन सी विधि के संदर्भ में कहा गया है? तो ये कहा गया है आपकी जो परोक्ष विधि है ना, उसके संबंध में। ध्यान रखना, ये रीट 2017 में पूछा हुआ कुछ, 17 का मतलब वो 18 ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कौन सी विधि भाषा शिक्षण के उपागम के रूप में उस कौशल को बताती है जो एक प्रकार से ग्राह्य कौशल है। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो वो अनुकरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें से रंगमंच अभिनय विधि कौन सी होगी? वो नाटक हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि ऐसा परिचय जो व्यक्ति की एक या अधिक क्षेत्र में कमियों व विशेषताओं को व्यक्त करने के लिए बनाया जाता है उसे नैदानिक या निदानात्मक परीक्षण बोलते हैं। ये रीट शायद 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा कि शिक्षा में सुधार के लिए विभिन्न आयोगों की सिफारिश में आंतरिक जांचों की संख्या बढ़ाने की सिफारिश की गई थी। ये क्योंकि आंतरिक जांच कैसी होती है? अगर आप सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे ना तो सभी बच्चों का मूल्यांकन करती है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। रीट 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि निबंधात्मक प्रश्नों के गुणों के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? विचारों की अभिव्यक्ति के अवसर मिलते हैं, ये बात सही है। लेखन कौशल का मूल्यांकन होता है, आलोचनात्मक चिंतन का मूल्यांकन होता है। लेकिन निबंधात्मकता परिचय है ना, वो वस्तुनिष्ठता से भिन्न होती है, अलग होती है। तो हमें बताना था कौन सही है। तो देखिए, ए, सी और डी भिन्न हो जाएगी बी। तो इसमें से देखिएगा कौन सा सही कोट है, तो हमें सही बताना है। तो ABC, सॉरी ABD, अरे यार ABD क्यों कह रहा हूँ, ACD होगी। देखिएगा एक्चुअल में क्या है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा। हमें पूछा था निबंधात्मक प्रश्नों के गुणों के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो वो A नंबर सही हो जाएगा। विचारों की अभिव्यक्ति का मिलता है, लेखन कौशल का मूल्यांकन होता है, वो आलोचनात्मक चिंतन का भी मूल्यांकन होता है। तो ये नहीं होगा, वो हो जाएगा B। हमें पूछा था सही कोट, यानी हमें A, C और D, ऑप्शन नंबर 3 पे जाएंगे। मौखिक अभिव्यक्ति में विशेष बल दिया जाता है, तो हम कहेंगे शुद्ध उच्चारण में। नेक्स्ट देखिएगा,
पाठचर्या निर्माण में का कौन सा सिद्धांत नहीं है, यानी पाठचर्या का निर्माण का सिद्धांत नहीं है, तो हो जाएगा विषय वस्तु की समग्रता। ये भी आपकी रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, प्राथमिक कक्षाओं में सस्वर वाचन की सबसे उपयुक्त विधि होगी, उसे बोलते हैं संवेद वाचन। ये रीट संस्कृत में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं, जिन्होंने सेकंड लैंग्वेज के रूप में संस्कृत ली थी भाषा के रूप में, तो 61 से लेकर 66 तक आपको इसी गद्यांश के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप एक बार ये देख लीजिएगा कि इस गद्यांश में पूछा क्या, यानी दिया क्या गया है, क्योंकि इसी आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप देखते चलिएगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये कह रहा है अपतरश्च अस्य संधि विच्छेद स्यात्, यानी आपको इसमें संधि विच्छेद करके बताना है, तो इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी, यानी अपरतः च, ये होगा इसका संधि विच्छेद। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि तस्य विवाह से द्वितीय तृतीय या वा दिवसे महाराणा राजसिंह से संधि से आगता अत्र अव्यय पदम चुनता, यानी सिंपल सा लॉजिक ये था, ये सेंटेंस दे रखा है, इसमें से अव्यय पद बताइए कौन सा होगा, तो वो हो जाएगा वाह। हालांकि इसमें ऑप्शन दे रखे थे जैसे तस्य दिवसे आगत वाह, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 63, उपसर्ग रहित पदम कौन है, इसमें से उपसर्ग नहीं है जिसमें, तो देखिए संदेश में सम हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा, इसमें परे हो जाएगा, लेकिन अब बात है ना ये रूप दे रखा है, तो इस वजह से इसमें नहीं होगा, बाकी जमीन हो जाएगा। रक्षा सूत्रम अत्र का समास है, यानी रक्षा सूत्र कौन सा समास होगा, रक्षा का सूत्र, तो निश्चित तौर से इसमें तत्व समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, गच्छन अत्र का प्रत्यय, गच्छन में कौन सा प्रत्यय होगा, तो इसमें हो जाएगा आपका हो जाएगा सत्री प्रत्यय। नेक्स्ट है कि मन अत्र का विभक्ति, मन में कौन सी विभक्ति होगी, तो इसमें प्रथमा हो जाएगी। अब आपको एक पद्यांश दिया जा रहा है, 67 लेकर 70 तक क्वेश्चन इसी के आधार पर पूछे जाएंगे। विद्याधनम संवर्धनम प्रधानम अत्र का विशेषण, इसमें से विशेषण बताना क्या है, तो वो संबोधित हो जाएगा प्रधानम। एक रहा विद्या धनम अत्र का समास, तो हम इसमें कहेंगे विद्यारूपी धन, तो इसका मतलब कर्मधार हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें पूछा था जो पद दे रखा ना, उसमें अगर आप वर्णों को गिनते, उसमें ह्रस्व दीर्घ देखते वर्णों को, तो निश्चित तौर से आपको मालूम होता है इसमें उपजाति कह सकते हैं, इसमें उपजाति छंद हो जाएगा। बाकी इसमें अलंकार कौन सा था, जो पद्यांश था उसमें, तो इसमें संबंधित हो जाएगा आपका अलंकार रूपक, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 36 अंग का नाम कृति संस्कृत अनुवाद चुनता है, यानी वो 36 को संस्कृत में कैसे लिखेंगे, उसे बोलेंगे 63। देखिएगा इसमें लिखा हुआ है 5:30 अस्य संस्कृत समय लिखम, तो यानी संस्कृत में क्या बोलेंगे, ध्यान रखना। देखो अगर पादुन लगने के बाद कोई भी चीज़ लिखेंगे, जैसे लिखा आपने 9, तो इसका मतलब वो ये होता है कि 9:15 बजे 8:45। अगर पादुन के बाद है आपने लिख दिया 2 या 4 लिख दिया, मान लीजिएगा चत्वा लिख दिया, तो इसका मतलब होगा 3:45। तो उस हिसाब से तो ये आंसर सही है, यानी पादुन षड वादनम, यानी 4:45 बज गए। लेकिन पादुन पंच वादनम में कन्फ्यूजन होगी, इसमें 1 में और 3 में, हालांकि आंसर तो यही होना चाहिए, देख लेना आप, ठीक है, इन दोनों में से कोई आंसर होगा, लेकिन ज़्यादा प्रायोरिटी रहेगी कि ये 3 नंबर आंसर सही हो, ठीक है। ये भी हो सकता है, देखो मैं छोड़ रहा हूँ इस क्वेश्चन को, आप कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट देखिएगा, मैं कलम से पत्र लिखूँगा संस्कृत अनुवाद करनी है, देखिए अब मैं कलम से लिखूँगा, इसमें यानी कलम से लिखूँगा, इसमें कर्ण तत्व यानी कर्ण यानी तृतीय व्यक्ति आई कलम के द्वारा, इस प्रकार, तो इसे संस्कृत अनुवाद करेंगे तो कुछ इस प्रकार का होगा, यानी जिससे लिखा जाता है ना उसमें तृतीय व्यक्ति हो जाएगी, तो मैं का तो अहम हो जाएगा, इसमें सभी में दे रखा है, बाकी चेंजिंग आएगी तो इसमें आएगी। जैसे कलम है ना, इसे कम लीन पत्रम ले के श्यामी क्योंकि लिखूंगा, यानी भविष्य काल की क्रिया आएगी, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। एक रहा चलचित्रम पश्यति वाच्य परिवर्तन, स का हो जाएगा 3 और चलचित्रम का चलचित्रम रहेगा, और इसको वाच्य परिवर्तन करेंगे तो ये पश्यति का दृश्यति बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक रहा है छात्र आचार्यत प्रश्न प्रचति वाक्य विधम संशोधन, इसका जो संशोधित रूप हो जाएगा वो हो जाएगा छात्र आचार्य प्रश्न प्रचसी। ये द्विकर्मक धातु होती हैं, उसमें द्वितीय व्यक्ति यानी कर्म होता है, तो उस हिसाब से चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा कि माइस सूत्रेशु सल वर्णानाम क्रम, सल के वर्णा का यानी सल में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ये आता है सड़क वाला, ये और ल, इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा।
व का उच्चारण स्थान क्या होता है, वकार दंतुष्टम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये रीट में पूछा हुआ है, ये सूक्ति है, ये पूरी करनी है। स्वदेशी पूज्यते राजा और विद्वान सर्वत्र पूज्यते, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये करेगा उपचारात्मक शिक्षण, उपचारात्मक कार्य या उपचार कार्यम की दस भवित, यानी उपचारात्मक शिक्षण उपचार कार्यम की दस भवित। तो जो भी उपचारात्मक शिक्षण होता है उसमें उपचार से संबंधित जो कार्य किए जाते हैं वो छात्रों के स्तर अनुसार किए जाते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत शिक्षण से मूल्यांकन प्रश्न भवंती, यानी संस्कृत शिक्षण में मूल्यांकन में किस प्रकार के प्रश्न होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, यानी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 का परिचय वेदा व्यापिका व्यवहारिकी समुदृष्टिया अमृत व्याच भवती, ये सभी चीज़ें वस्तुनिष्ठ परिचय के बारे में बात हो रही है, यानी वैधता होती है, व्यवहारिकता होती है इसमें, और समय की मितव्ययता है, ठीक है। तो इस वजह से वस्तुनिष्ठ परीक्षण की ये विशेषता हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा 82 नंबर, संस्कृत अध्यापन से दृश्य साधन सर्वोत्तम साधन विद्यार्थी, तो हो जाएगा श्याम फलकम। संस्कृत अध्यापक के लिए दृश्य साधन सर्वोत्तम कौन सा होता है, तो दृश्य श्याम फलकम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा अधुलिखितेषु विदेशु परंपरागत विधि अस्ति, तो वो पाठशाला विधि हो जाएगी, जो परंपरागत विधि मानी जाएगी। 80 नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया है, कोई विधि पूर्णादंश प्रति इतस्य सूत्र स्नायुकरण करोति, यानी जो पूर्ण से अंश की हो जाते हैं वो विश्लेषण विधि में जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। या भाषा है अध्यापनीय या स्वमाध्यमेन बोधनीय इत्यत्र भाषा शिक्षण विधि अस्ति, तो कहीं ना कहीं हम देखें तो ये आपकी प्रत्यक्ष विधि से ही संबंधित हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, क्लिष्ट शब्दानाम अंशानाम नूतन विचाराणाम सुभाषित वाक्यानाम मुख्य भावनाश्च स्पष्टीकरण या स्पष्टीकरणाय क विधि श्रेयस करो भवति, कहीं ना कहीं ये सभी चीज़ें हैं ना, जैसे चाहे क्लिष्ट भाषा के जो भी शब्द रखे हैं उनकी बात हो या नए शब्दों की बात हो, और आपकी मुख्य भावनाएं जो भी हैं उसे स्पष्टीकरण करने के लिए श्रेष्ठ विधि कौन सी मानी जाएगी, ओवरऑल कहें तो वो व्याख्यान विधि या व्याख्या विधि कही जाएगी। भाषा कौशल से अंतिम कौशल वो हो जाएगा लेखनम। संस्कृत भाषा शिक्षण अनुपात क्रमश सिद्धांतानुसार प्रारंभिक स्तर प्रधानता, अगर हम बात करें संस्कृत भाषा शिक्षण में अनुपात क्रम की बात होती है तो सिद्धांत के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर क्या प्रधानता होती है, तो मौखिक कार्य ऐसे होंगे, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। संस्कृतम अस्ति, ये संश्लेषणात्मक भाषा होती है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। शिक्षण सौलभ्य संपादनम यदि कस्या पद्धति उद्देश्यम, यानी शिक्षण को सुलभ बनाने के लिए कौन सा इसमें से साधन होगा, तो वो पाठ्य पुस्तकें हो जाएगा। से स्टार्ट होंगे पर्यावरण अध्ययन से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन कंटेंट, 10 क्वेश्चन टीचिंग मेथड। देखते चलिएगा क्वेश्चन किस प्रकार है। इसमें पूछा है कि इसमें से असुमिलित युग्म बताइएगा, जैसे राजपक्षी खिचड़ी है, ये बात तो सही है। राजपक्षी घोड़ा बढ़े, ये भी बात सही है। राज्य पुष्प कमल नहीं है। राज्य वन्य पशु होगा वो चिंकारा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये संबंधित हो जाएगा आपके डूंगरपुर में। नेक्स्ट देखिएगा, ये जो यातायात का संकेत दे रखा है ये किसका इंगित करता है या इंडिकेट करता है, ये आगे स्कूल है इसका इंडिकेट करेगा। इनमें से कौन सा संचार साधन प्राचीन काल में चलन में नहीं था, वो हो जाएगा आपका फैक्स। नेक्स्ट देखिएगा, अरे यार ये इसमें इधर भी क्वेश्चन है क्या। नेक्स्ट देखते हैं जो है 125 नंबर, एक तरफ मिला है उनका स्थान दे रखा है, आपको मिलान करना है। एक चीज ध्यान रखना, बेड़ेश्वर धाम बोलते ना, हालांकि वो डूंगरपुर में ही बेड़ेश्वर धाम, लेकिन मेला लगता है उदयपुर में। हरियाली अमावस्या से संबंधित हो जाएगी आपके डूंगरपुर से। फूलडोल महोत्सव हो जाएगा जोधपुर से, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छा था ये। नेक्स्ट देखिएगा कि सर्वप्रथम अंतरिक्ष जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो वो राकेश शर्मा मुकेश क्या कह रहा हूँ। नेक्स्ट देखिएगा, छप्पन का मैदान स्थित है, ये आपके होगा बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, क्योंकि राजस्थान के जो दक्षिणतम जिले होते हैं ना उन्हीं से संबंधित है। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग के विकास के लिए प्रयास संस्था कौन सी है, तो वो संबंधित हो जाएगी आपकी राजस्थान लघु उद्योग, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, जो थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है
तो ये आपका प्रतापगढ़ फेमस है इसके लिए। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहते हैं, तो वो कहते हैं हम चित्तौड़गढ़ को। नेक्स्ट देखिएगा एक तो सूची फर्स्ट और सेकंड दे रखी है, इनका मिलान करनी है, कूट भी दे रखे हैं। देखिएगा राजस्थान का खजुराहो कहते हैं हम किराड़ू मंदिर को। स्वर्ण नगरी है, ये संबंधित हो जाएगी जैसलमेर से। और 100 द्वीपों का शहर हो जाएगा आपका बांसवाड़ा। सूर्य नगरी जोधपुर होती है। अब देख लीजिएगा इसका मिलान हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सीमा राजस्थान से नहीं लगती। पंजाब से लगती है 2 जिले, उत्तर प्रदेश से दो जिले। अब नए जिले चेंज हुए ना, वैसे धौलपुर वर्धपुर की लगती थी, अब नए जिले में नहीं है तो उससे सीमा बढ़ गई है। लेकिन क्वेश्चन तो पुराने जिलों से ही पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश से 10 जिले, उत्तर प्रदेश से 2, पंजाब से 2, दिल्ली की नहीं लगती। नेक्स्ट देखिएगा बाणासुर के शहीद के नाम से जाने जाते हैं, तो ये कहलाते हैं आपके मेजर शैतान सिंह। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन से, वो संबंधित हो जाएंगे टीकाराम पालीवाल। स्थानांतरित कृषि के स्थानीय नाम के संबंध असुमेलित है, वो बताइए, यानी गलत चूज करना है इसमें से। झूमिंग कृषि उत्तरी पूर्वी भारत में की जाती है, जिसमें सेवन सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। मिल्पा है मेक्सिको की है, रूका है ब्राजील की है, लद्दाख श्रीलंका की नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। धार्मिक महत्व वाली परचा बावड़ी किस जगह पर अवस्थित है, तो ये संबंधित हो जाएगी आपकी रामदेवरा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। पृथ्वी के 2 ग्रहों के बीच की अवस्थिति भी है, वो किन 2 ग्रहों के बीच में अवस्थित है, ऐसे पूछा है। देखिए पहले तो बुध होता है, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, इसमें मंगल शुक्र। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा इसमें स्पष्ट तो दिखाई नहीं दे रहा, पर देख लीजिए। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त कर एवरेस्ट का कदम रखने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो वो संबंधित हो जाएगी बचेंद्री पाल। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक को वंशानुगत के नए गुणों के निर्धारण हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वो संबंधित है आपके हरगोविंद खुराना। समुद्र तटीय क्षेत्रों में मकानों की विशेषता के संबंध में शब्द कथन बताइएगा, तो ये संबंधित हो जाएगा कि आवास निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 141 निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है संगणन से संबंधित नहीं है। देखिएगा एक्चुअली में क्या है कि ये विज्ञान का क्वेश्चन है, ठीक है, यानी संगणन का मतलब यहाँ पे नहीं है, वो होगा कपड़े सूखना। ये तो धूप लगने से एक तरह से उसकी जो गीला पड़े यानी वाष्प बन के उड़ जाएगा। बाकी सर्दियों में कोहरे का दिखना ये आपके संगणन का काम हो जाएगा, यानी उदाहरण हो जाएगा। गर्म रोटियों के बंद डिब्बे में पानी आना, ये भी संगणन का एक तरह से हो जाएगा। ठंडे जल से भरे गिलास की सतह पर बूंदे आना, ये भी आपके संगणन का हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, जो संबंधित नहीं था। भोजन के किस अवयव का उपयोग शरीर के वर्धक के रूप में होता है, ये अच्छा कुछ नहीं, NCERT का अच्छा 7 दे रखा है, ये इसे बोलते हैं प्रोटीन। नेक्स्ट देखिएगा दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, सिंपल ही था ये तो 20 होती है। शायद ये रीट L2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है साइंस में। मलेरिया रोग का भाग होगा ये प्रोटोजोआ मादा एनाप्लिज मच्छर के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट देखिएगा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अगर देखें तो हम कहेंगे सामाजिक आर्थिक जो संस्थान है उसमें रुचि उत्पन्न करना, ये नहीं होगा, बाकी सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 140 है कि विश्लेषण विधि के संबंध में गलत कथन बताना है, इसमें से वो संबंधित हो जाएगा। ये अज्ञात से अज्ञात और अनुमान से निष्कर्ष के शिक्षण सूत्र पर आधारित है, ये वाला गलत है, ये उल्टा हो जाएगा, अज्ञात से ज्ञात और निष्कर्ष से अनुमान, तो इस वजह से गलत हुआ है। मैग्नेटिक टेप निम्न में से किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री होगी, तो कहीं ना कहीं हम इसे लेंगे तो दृश्य में ही लेंगे। नेक्स्ट देखिएगा इसमें पूछा है कि जो ब्लूम के मूल्यांकन का उपांक का पद नहीं होगा, उद्देश्य का निर्धारण है, अधिगम अनुभव है, व्यवहार परिवर्तन, ये 3 ही होते हैं जो आपके एक त्रिकोण के द्वारा समझाए जाते हैं, लेकिन विषय वस्तु का निर्धारण नहीं होता है। निम्न में से लिखित साक्षात्कार की संज्ञा दी जाती है, तो ओवरऑल देखें तो वो दी जाती है प्रश्नावली को। उपचारात्मक शिक्षण करवाया जाता है, तो वो करवाया जाता है छात्रों के छोटे समूह बनाकर, हो सकता है अतिरिक्त कक्षाओं का आयोजन करके, ये भी हो सकता है रोचक शिक्षक सामग्री लगाकर, यानी उपयोग करके या प्रयोग करके। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बने हैं वो देख रहे हैं, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन है 91 नंबर, वो कुछ इस प्रकार पूछा है कि इसमें से सत्य कथन बताइएगा। पहला है सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, ये बात सही है। बाकी प्रत्येक प्राकृत संख्या का एक परवर्ती होता है, एक को छोड़कर प्रत्येक प्राकृत संख्या का एक पूर्ववर्ती होता है, ये भी कथन सही है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परवर्ती होता है और 0 को छोड़कर
प्रत्येक पूर्ण संख्या का एक पूर्ववर्ती होता है। ये भी स्टेटमेंट सही है। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या भी हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती। ये भी स्टेटमेंट सही है। ये ओवरऑल हमें सत्य बताने थे, तो ये चारों के चारों कथन सत्य हो जाएंगे। 92 नंबर है कि संख्या है 532 में अगर 17 का भाग देने पर तो इसमें भाजक, भाज्य और भागफल और शेषफल क्या होंगे क्रमशः। जैसे हम नॉर्मली जो प्राइमरी लेवल पर जो भाग देते थे उसी प्रकार देख लेते हैं। देखो 17 51 होते हैं, ठीक है, और इसमें 2 बचेंगे, फिर 17 17, तो इसमें से देखें घटा के तो 17 5 22 होते हैं। तो इस प्रकार ये कहेंगे भाजक तो आ जाएगा 17 और भागफल आ जाएगा 31 और भाज्य हो जाएगा 532 और शेषफल हो जाएगा ये 5। तो ये क्रमांक किस में दे रखे हैं, ये दे रखे हैं, देखिएगा 17 532 31 5, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये करें संख्या 27 में अंक 7 का एक न्यूनयन कौन सा होगा। एक न्यूनयन मतलब एक कभी होता नहीं होती है। जो अंक डाटा पूछा है ना, जैसे 27 है, तो 27 में 7 का एक न्यूनयन पूर्वेण पूछा है, ये ध्यान रखना। तो इसका मतलब ये पूर्व, इसमें एक की कमी कर देंगे तो ये 17 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही। देखिएगा 94 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा है कि जो 25 पैसे के आपके 15 सिक्के का मान बराबर होगा किसके। तो देखिएगा अगर आप डायरेक्टली इसका गुणा कर लीजिएगा, जैसे जितने पैसे होंगे हम रुपये बना लेंगे, फिर उस हिसाब से कर लेंगे, कैसे भी कर लीजिएगा, आंसर आसानी है निकल जाएगा। हम करेंगे 15 5 75 और 7 और 15 30 और 7 37, यानी आप ऐसे कह सकते हैं 375 पैसे बोल लीजिएगा, 100 का भाग देंगे तो रुपये बन जाएंगे, यानी 3.75 रुपये बोलिएगा इसे। यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं 3 रुपये 75 पैसे या 3.75 रुपये बोलिए, वो एक ही बात होती है, ठीक है। अब देखिएगा 3.75 किन किन में आ रहा है वो तो बराबर हो जाएंगे, और जो नहीं आएगा इसके बराबर वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में हमें कहा है उपरोक्त चारों में से गलत कथन बताना था। डायरेक्टली मैं बता दूंगा इसमें, देखिएगा ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा गलत। क्यों हो जाएगा, देखिएगा 1 रुपये के 3 सिक्के यानी 3 रुपये हो गए, और 25 पैसे के 2 सिक्के यानी 3.50 यानी 3.5 रुपये हो गए, और जबकि होना चाहिए कितना था 3.75 यानी 4.25 रुपये बोल सकते हैं। तो ये कितने बैठ रहे हैं 3.5 रुपये, तो इस वजह से यही नहीं होगा सही। बाकी सभी आप देख लेना करके, जैसे करके बता दूँ 3 रुपये के यानी 1 रुपये के 3 सिक्के हैं, 3 रुपये तो ये हो गए, 50 पैसे का 1 सिक्का तो यानी 3.5 रुपये हो गए, और 25 पैसे का 1 सिक्का जैसे 25 और जोड़ लीजिएगा 3.75 ही आ रहा है, यानी इसके बराबर है। सेकंड ऑप्शन देखिएगा 1 रुपये के 2 सिक्के यानी 2 रुपये, 50 पैसे के 3 सिक्के यानी ये 150 यानी इसका मतलब होगा 1 रुपये और 50 पैसे, तो ये हो जाएगा कर देखिएगा 2 रुपये तो ये 1.5 रुपये ये तो 3.5 रुपये हो गए, ठीक है। फिर 25 पैसे और जोड़ दीजिएगा वही होगा 3.75, इसका मतलब ये इसके बराबर है। 1 रुपये के 3 सिक्के 25 पैसे के 3 सिक्के यानी इसका मतलब 3 रुपये तो ये हो गए, क्योंकि 1 रुपये का कह सकते हैं 3 सिक्के इस वजह से। बाकी 25 पैसे के 3 सिक्के मतलब 25 75 यानी 3.75 पैसे, ये इसके बराबर है। जो गलत था वो 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, तो हमें इस प्रकार गलत बताना तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सी संख्या जो -5/6 और 7/8 के बीच में नहीं है। अगर आप देखिए एक एक को करके देख लीजिएगा, कैसे करेंगे आसानी रहेगी। इसमें 0 लगा के भाग दे के देख लीजिएगा, इसी प्रकार इसमें 0 भाग दे के देख लीजिएगा। जो डाटा आएगा ना उसमें आप देखेंगे तो एक ये मात्र ऐसा डाटा है जो इनके मध्य में नहीं आएगा, ठीक है, इन दोनों के मध्य में नहीं आएगा, इनसे ज़्यादा आएगा निकल के, तो वो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि 980 का आवाज गुणनखंड आसानी से इसमें 2 से स्टार्ट कीजिएगा, जैसे 4 9 फिर 2 से देखी थी, इस प्रकार देखेंगे तो इसका राइट आंसर निकल के आएगा, वो 1 नंबर आएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें से सत्य कथन बताना है। देखिएगा एक संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंड का एक गुणज होती है, ये बात सही है। एक प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है, ये भी बात सही है। प्रत्येक संख्या स्वयं का अपना एक गुणनखंड होती है, ये भी बात सही है, यानी ये तीनों ही कथन सही थे। नेक्स्ट देखिएगा, एक व्यापारी के पास है 3 प्रकार की बोतलें क्रमशः 403 लीटर वाली, 434, 465, वह इनको समान धारिता वाले टिनों के अलग अलग बनना चाहता है, तो टिन की कम से कम कितनी संख्या होगी। तो वो निकल के आएगी 42। पहले इसका SCF लेना होगा, तो उसमें समान धारिता करने के लिए हम अगर इनके सभी का SCF लेंगे ना वो इतना ही आएगा 42 के करीब, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें पूछ रहा है 3/16, 5/16, 7/18 का आपको महत्तम समावर्त तो वही है SCF बताना है। अब इस प्रकार की विंडो में क्या करते हैं, जो हमें पूछा जाता है ना वो तो ऊपर का डाटा लेते हैं, जैसे SCF पूछा है तो इन तीनों का SCF 1 आएगा,
और नीचे का एलसीएम लेते हैं तो इसका आ जाएगा एलसीएम निकल के करीबन आ जाएगा 144 किसका 16 का। तो इसका 1/44 आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। देखिएगा 100 नंबर यानी 100 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है, यदि 400 व्यक्ति 9 घंटा प्रतिदिन कार्य करके एक कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में समाप्त कर देते हैं, करें तो कितने और व्यक्ति इस कार्य में दिए जाए कि वो 8 घंटा प्रतिदिन कार्य करके शेष कार्य को 20 दिन में समाप्त कर दे। तो इसके लिए क्या MDS वाला फॉर्मूला है उससे करेंगे। देखिएगा जो 400 व्यक्ति हैं 9 घंटे, तो यानी 400 × 9 कितने दिनों में 10 दिनों में, और कितना भाग है 1/4 भाग। दूसरी तरफ लिखेंगे इसी प्रकार, ये कह रहा है कि कितने और व्यक्ति कार्य में दिए जाए, तो यानी 400 तो ऑलरेडी थे प्लस इसमें x कर दीजिएगा। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 8 घंटा और 20 दिन का, तो 8 घंटा × 20। अब देखिएगा शेष कार्य बचा कितना था, क्योंकि 1/4 भाग तो कर दिया है, एक में से 1/4 घटाएंगे तो ये आएगा करीबन निकल के 3/4। तो ये 3/4 है वो शेष भाग है। अब इसे करेंगे, आप इसे काटा पीटी कर लेना, लास्ट में निकल के आएगा 275 कह सकते हैं जो अतिरिक्त व्यक्ति दिए गए थे उनकी संख्या आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 101 नंबर क्वेश्चन है, एक कार्य 2.20 बोलिए या 2.2 घंटे में 89.1 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई औसत दूरी क्या होगी। सिंपल है, आप 89.1 में डायरेक्टली 2.2 का भाग दे दीजिएगा, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, और जब आप इसमें भाग लगाएंगे तो 40.5 किलोमीटर आएगा। कितना 40.5, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगर 5 संख्याओं में प्रथम 4 संख्याओं का औसत 18 है और अंतिम 4 संख्याओं का औसत 22 है, तो अंतिम संख्या अगर 30 है तो प्रथम संख्या क्या होगी। ये शायद रीट मेंस लेवल 2 साइंस मैथ में पूछा था, 2023 में पूछा था, जो रीट मेंस हुई थी फरवरी में। इसका राइट आंसर निकल के आएगा 14 प्रथम संख्या हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा जो है 103 नंबर, एक सामान 153 रुपये में बेचने पर 10% का नुकसान होता है, उसे 20% लाभ के लिए ये सामान कितने बेचा जाए। तो एक काम कीजिए, पहले क्रय मूल्य निकाल लीजिएगा, 153 × 100 अपॉन 10% का क्या हो रहा है नुकसान, तो 90। अब क्या होगा देखिएगा, एक सेकंड रुकिएगा, ये 90 आ गई। अब ये क्रय मूल्य हो गया एक तरह से। अब इसमें क्या करें, 20% लाभ पे बेचना है, तो इंटू 120/100 कर दीजिएगा। अब इसे काटा पीटी कर लीजिएगा, 100 से 100 कट जाएगी, 0 से 0, 3 से 3 चौक 12, 3 3 9, 3 से ये कट जाएगी, 3 5 15, 3 1 3। ठीक है, तो 4 1 4 4 5 20, यानी 204 आ जाएगा इसका बेचने पर। जो 20% लाभ प्राप्त करेंगे तो इसे बेच सकते हैं 204 रुपये में। ठीक है, तो और नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिएगा ये पूछा है 104 नंबर, ये भी रीट मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है शायद। ठीक है, यदि कोई राशि है 4 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, यदि साधारण ब्याज की दर 2% वार्षिक अधिक हो, तो ब्याज के रूप में इतने रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, यानी 3600 रुपये। तो मूलधन याद कीजिएगा। आप देखिए कई तरीके हैं ऐसे करने के, आप डायरेक्टली इस दोनों का मल्टीप्लाई करके ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर ऐसा कर लीजिएगा, एक एक नियम से कर लीजिए। माना हमने जो राशि मानी थी वो x थी, और जो हमें दर दे रखी है ना वो 1% मानते हैं पहले। अब देखिएगा इसे कर कैसे सकते हैं। साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो ऐसा ही बराबर होता है PTR/100। ठीक है, एक काम कीजिएगा, पहले निकालते हैं। देखिएगा 4 वर्ष के लिए दिया जा रहा है, और जो दर है ना ये बढ़ी हुई दर है 2%, तो इसे पहले तो 1% मानिए हमने। तो देखिएगा हम ऐसा करते हैं, क्या करते हैं कि पहले बढ़ी हुई लिखते हैं, क्योंकि उसमें से घटाएंगे ना, ये अंतर ही पूछा है तो अंतर बराबर अंतर कर देते हैं, यानी साधारण ब्याज का अंतर, यानी पहले जो मानी थी हमने, जो x माना था मूलधन, 1% मानी थी दर, इसे रख लेते हैं एक साइड, और एक साइड रख लेते हैं जो बढ़ी हुई, तो अंतर दोनों को कर लेंगे, तो इस अंतर को इसके बराबर कर दें तो आंसर आ जाएगा। देखिएगा हम पहले बढ़ी हुई लिखते हैं, क्योंकि बढ़ी हुई में से जो पहली होगी उसे घटा देंगे। जैसे साधारण ब्याज देखें तो इसे करेंगे तो कैसे करेंगे कि मूलधन दे रखा है हमारा, कितना दे रखा है x। अब ये कह रहा है 4 वर्षों के लिए, और जो आपकी जो दर है ना पहले 1% थी, अब 2% बढ़ेगी, तो यानी 3 हो गई, सॉरी 2% बढ़ेगी, सही है 3 हो गई। ठीक है, 100 ये बढ़ा हुआ है, ये ध्यान रखना साधारण ब्याज। अब इसमें से घटाएंगे जो प्रारंभिक था, यानी जो इसे पहले था उसका, तो मूलधन x ही रहेगा और समय 4 ही रहेगा, और दर की जो परसेंट रहेगी वो 1 रहेगी, बटे में 100। ये दोनों का अंतर है वो कितना आ रहा है, 3600 आ रहा है। अब इसे कर लीजिएगा, देखिएगा 3 12x अपॉन 100 माइनस 4x अपॉन 100 बराबर 3600। एक काम कीजिएगा, क्या कीजिएगा, अगर इस LCM लेके 100 और इसमें से घटाएंगे तो 8x बराबर 3600, यही आएगा ना।
अब ये 3600 में डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 8x बराबर 3600 और गुणा 100। अब क्या कीजिएगा, इस x की वैल्यू निकालने के लिए 3600 और फिर डबल जीरो बढ़ जाएगी, क्योंकि 100 का गुणा किया है ना, इसका 8 का भाग देंगे तो डाटा निकल के आएगा 45,000 रुपये। एक्स क्या माना था, मूलधन हमने माना था, ये माना था ना, मूलधन ही था एक तरह से, मैंने लिखा नहीं है कि माना मूलधन एक्स था तो वो एक्स ही माना था। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 4 सही जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें से सत्य कथन बताना है। 1 किलोग्राम है वो 1000 ग्राम होता है, ये बात सही है। 3000 मीटर का मतलब 3 किलोमीटर, सही है, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 3 किलोमीटर 3000 मीटर, यानी सही बात लिखिए ये। बाकी 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर होता है, ये बात सही है, क्योंकि 1 मीटर बराबर होते हैं 100 सेंटीमीटर। इस प्रकार है, वही अगर हम 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर होंगे तो 1/100 कर देते हैं, ठीक है भाई। 1 घंटे में 3600 सेकंड होती है, ये बात सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 107 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा है। एक आकृति दे रखी है, ए बी समानांतर सीडी दे रखा है और ई एफ लंब है सीडी पर, और कोण जी ई डी का मान 126 डिग्री दे रखा है, तो कोण एफ जी ई का ज्ञात कीजिएगा, यानी इसका मान ज्ञात करना है। एफ जी ई सही है। देखिएगा ये है ना जी ई डी, देखो जी का है, जी है ना, जी ई ओ डी, इसका पूरे का मान दे रखा है वो 126 डिग्री दे रखा है, सही है ना, सही है। तो एक काम कीजिएगा, इसमें बीच में 90 डिग्री का कोण बनना है, तो इसे 90 रखिएगा, बाकी से घटाएंगे तो इधर का मान पे 36 आ जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ ये है कि ये भी 90 डिग्री का दिखाई दे रहा है, तो निश्चित तौर से ये 90 हो जाएगा, या फिर एक अंतर कोण कर लीजिएगा, जो जेड जैसी आकृति बनती है ना, इधर का कोण और ये कोण बराबर हो जाते हैं, तो ये 90 हो जाएगा। तो 36 और 90 करेंगे तो करीबन 126 ही आता है, और हमें ये मान ज्ञात करना था, तो 180 में से घटा देंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। तो ये 4 और 7 में से अगर 2 जाएगी तो 5, यानी 54 डिग्री आना चाहिए ये वाला मान, लेकिन हमारा तो आ ही नहीं रहा है, इसमें ऑप्शन ही नहीं है। आप देख लेना, देखो मेरे द्वारा तो ऐसे ही किया गया है, ठीक है, क्योंकि देखिए मैंने जो लॉजिक लगाया है वो भी सही है, और आंसर ही नहीं आया है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन ही या ऑप्शन ही गलत हो इसके, बाकी आप देख लेना। नेक्स्ट देखिएगा, एक कमरे की जो लंबाई है वो 10 मीटर और चौड़ाई है वो आपकी 5 मीटर। इसके फर्श को या फर्श पर 50 वर्ग सेमी की कितनी जो चौकों की आवश्यकता होगी, जो 20 रुपये प्रति चौके की दर से लगने वाला व्यय ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा इसे किस प्रकार कर सकते, एक काम कीजिएगा, देखिएगा इतने यानी कमरे की कोई लंबाई तो ये दे रखी है, चौड़ाई ये दे रखी है मीटर में, लेकिन इसके फर्श पर इतने वर्ग सेमी की कितनी चौके की आवश्यकता होगी, यानी ये लंबाई चौड़ाई का वर्ग का काम करेगा, यानी वर्ग की भुजा दे रखी है एक तरह से 50 वर्ग सेमी, और इसकी लंबाई चौड़ाई मतलब समान ही होती है, क्योंकि वर्ग की प्रत्येक भुजा समान होती है। तो हम एक काम नहीं कर सकते, 10 × 5 अपॉन में हम 50 × 50, क्योंकि लंबाई चौड़ाई लेनी पड़ेगी ना, वर्ग है तो दो समान भुजाओं को ही हम गुणा कर देंगे, लेकिन ये वर्ग सेमी दे रखा है, तो आप इसे मीटर में चेंज करेंगे तो 100 का दोनों में भाग देंगे, और प्रत्येक चौके की जो वैल्यू दे रखी है वो 20 दे रखी है, जब काटा पीटी करेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 सही आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 109 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा है कि एक यानी विद्यालय के खेल के मैदान का क्षेत्रफल दे रखा है 38,400 वर्ग मीटर, यदि मैदान की लंबाई चौड़ाई का अनुपात ये दे रखा है, तो मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिएगा। पहली बात तो ये जब खेल का मैदान है, ये कहीं ना कहीं आयत की बात कर रहा है। एक काम कीजिए, जो चीज़ दे रखी है उसके बराबर रख दीजिएगा, ये क्षेत्रफल है ना, और हम आयत का क्षेत्रफल जानते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो ये अनुपात में, तो इनके साथ x माननी होगी, तो हमें कर देंगे 3x × 2x बराबर, इनका गुणा है वो 38,400 के बराबर हो जाएगा। एक काम कीजिएगा, इन्हें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे 6x² 38,400, और इस 6 से इसे काटेंगे तो करीबन 36 और बचेंगे 2 6 चौक 24, यानी 6400 आ जाएगा x² बराबर। जब इसे अंडर रूट में रखेंगे 6400 को, तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी करीबन 80, यानी x की वैल्यू 80 निकल के आई। अब वास्तविक वैल्यू चाहिए, तो हमें जो 3x मानी थी ना, अब इसमें 80 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगी 240, ये लंबाई हो जाएगी, इसमें x का जो गुणा करेंगे यानी 80 का, ये हो जाएगी 160, यानी लंबाई तो आई इतनी, चौड़ाई आई इतनी। अब हमें परिमाप ज्ञात करना है, लास्ट में कह रहा था, तो हम चाहते हैं आयत का परिमाप होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई दे रखी है 240, चौड़ाई दे रखी है 160, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये 400 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये 800 आएगा। परिमाप 800 कह सकते हैं, वर्ग मीटर नहीं, मीटर आएगा, क्योंकि परिमाप तो इकाई मीटर की होती है, यानी इसकी जो इकाई होती है मापने की, और जो क्षेत्रफल होता है उसमें वर्ग लग जाता है, क्योंकि 2 इकाइयाँ चलती है उसके साथ गुणा होकर, इस वजह से।
तो इसका 800 मीटर राइट आंसर आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक रहा 1 से 100 तक की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जो एक तो 4 यानी 4 से पूर्णतः विभाजित हो, दूसरी है जिनमें 4 कम से कम एक अंक के रूप में स्थित हो। तो इसमें से कौन सा हो सकता है? और देखिएगा 4 से पूर्णतः विभाजित हो और आपकी 4 से कम एक अंक के रूप में स्थित हो, तो ये हो जाएगी 7। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये अगर बंटा दे रखे हैं जैसे 5 5 6 4 9 5 3 2 7 6, यानी ये दे रखे हैं। इसमें से हमें वर्ग अंतराल बताना है 5 और 3 की, बारंबार तक कितनी आएगी? तो वो 4 निकल के आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका कह सकते हैं 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नीचे दी गई साड़ी में 400 नियोन लैंपों के जीवन काल दिए रखे हैं इसमें। ठीक है, यानी ये जीवन काल घंटों में ये लैंपों की संख्या है। तो इसमें पूछा है कितने लैंपों का जीवन काल 700 से अधिक होगा। तो देखिए 700 यहाँ से अधिक होंगे, यहाँ से, क्योंकि 700 से 800 के बीच में ये 74 हो जाएंगे, 800 के 900 के मध्य में 62 हो जाएंगे, 1000 और 900 और 1000 के मध्य में 48। इन तीनों को जोड़ेंगे तो 184 राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट जो है क्रमांक नंबर देखिएगा और 113 नंबर जो शिक्षण विधियों से पूछा है मैथ की। देखिएगा एनसीएफ 2005 को लेकर पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा है? ये कह रहा है कि एनसीएफ 2005 द्वारा गणित की समस्याओं एवं चुनौतियों से निपटने के हेतु की गई सिफारिश नहीं है। अगर आप इन सभी ओवरऑल ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हमें ये कहेंगे, क्या कहेंगे, जो भी अवधारणात्मक ज्ञान के स्थान पर प्रक्रियात्मक ज्ञान का मूल्यांकन करना, ऐसी बात नहीं कही है। यही हमें पूछा था। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, गणित की प्रकृति के संबंध में सही कथन बताइएगा। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखें हमें ये कहेंगे गणित एक यथार्थ विज्ञान है। ये कहना तो सही बात है। सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। गणित का ज्ञान केवल अवधारणात्मक होता है, प्रक्रियात्मक नहीं। तो ये दोनों तो गलत है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 सही। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है निम्न में से कौन सा गणित से संबंधित अध्ययन हेतु एक मुख्य वेबसाइट सॉफ्टवेयर हो जाएगा। तो अगर आप देखें इसमें से सभी को तो वो हो जाएगा जियोजेब्रा। आप देखेंगे जियोजेब्रा होता है ना, एक तरह से आपने बीजगणित पढ़ा होगा, उसमें निर्देशांक बिंदु हुआ करते थे, भुजकोटि, कुछ इसी प्रकार का इसमें बनता है। वो आप इसका फोटो देख लेना, जियोजेब्रा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन में तर्क करने की आदत का विकास होता है। तो ये कथन किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा जॉन लॉक से संबंधित। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसमें और कुछ रह गया, इधर ही देख लीजिएगा। जो क्वेश्चन नंबर 117 ना, वो इस प्रकार पूछा देखिएगा, निगमन विधि से संबंधित इसमें से चिड़ सूत्र नहीं है, ये पूछा है। अगर आप सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें, अज्ञात से ज्ञात होता है, सूक्ष्म से स्थूल होता है, नियमित से उदाहरण होता है। जो विशिष्ट से सामान्य है ना, ये आगमन विधि का होता है, ना कि आपकी निगमन विधि का। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण कराया जाता है। अगर ओवरऑल सभी को देखें तो हम कहेंगे अधिगम के स्तर के अनुसार कराया जाता है। उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में ब्लूप्रिंट निर्माण के तुरंत बाद में कौन सा चरण स्टार्ट होगा? ओवरऑल कहें तो वो होगा प्रश्नों की रचना। नेक्स्ट देखिएगा, मूल्यांकन प्रक्रिया में केवल बच्चों की क्षमता का मूल्यांकन नहीं होता बल्कि शिक्षक की प्रक्रिया का भी मूल्यांकन होता है। ये कथन कैसा है? पूर्णतः सही है। ये रीट शायद 2017 में पूछा था। ठीक है क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं, अभी जो क्वेश्चन बने हैं वो संबंधित होंगे 121